कई ऐसे केस होते हैं जिसमें सबूत होने पर भी पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन कई ऐसे केस भी होते हैं जिसमें पुलिस चाहे तो सबूत के नाम पर अगर एक तिनका भी मिले तो वो बड़े से बड़ा केस सुलझा लेती है। आज की क्राइम की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर की होशियारी से एक ब्लाइंड केस सुलझ जाता है। इस कहानी में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका आपको हैरान कर देगा। कहानी शुरू करें इससे पहले आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरी बिहाइंड क्राइम। इसी तरह की क्राइम और मिस्टीरियस कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 11 अक्टूबर 2010 दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक होटल जिसका नाम होटल महाराजा कैसल है। इस होटल के रूम नंबर 302 में सुबह सुबह होटल में काम करने वाला एक स्टाफ रूम सर्विस के लिए जाता है और डोरबेल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। आमतौर पर गेस्ट हाउस में लोग देर तक सोते हैं, इसलिए लड़का वापस चला जाता है। इसके बाद लड़का 2-3 बार आता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन उस रूम से दरवाज़ा अभी भी नहीं खुला था। स्टाफ को दाल में कुछ काला लगता है और वो तुरंत होटल के मैनेजर को बताते हैं। मैनेजर भागकर वहां आता है। मैनेजर को स्टाफ बताता है कि इस रूम के अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा है, ना ही सुबह से कोई बाहर निकला है। मैनेजर रूम को हल्का सा पुश करते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। दरअसल दरवाज़ा लॉक नहीं था, बस बंद था। मैनेजर और स्टाफ जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर एक लड़की बेड पर पड़ी हुई थी। पहली नज़र में देखने पर ही सबको पता चल गया कि वो लड़की अब जिंदा नहीं है, क्योंकि वो लड़की बेड पर कुछ इस तरीके से पड़ी थी कि आमतौर पर ऐसे कोई सोता नहीं है। दोनों हाथ फैले हुए, आंखें खुली हुई और जुबान हल्की सी बाहर। मामला अब एक बंद कमरे में मौत का था, इसलिए तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूरे रूम की अच्छे से तलाशी लेती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे कुछ पता चल सके। इसके बाद पुलिस होटल के मैनेजर से इस रूम की बुकिंग करने वालों के डिटेल्स मांगती है। रजिस्टर में चेक करने पर पता चलता है कि यह रूम 2 लोगों के लिए बुक किया गया था। दोनों के नाम थे विनोद और नेहा। दोनों के नाम के आगे पति पत्नी लिखा हुआ था और रात को ही उन्होंने चेक इन किया था। दोनों का एड्रेस देखा जाता है। एड्रेस लिखा था 610 रामगली अलीगढ़। एंट्री के दौरान विनोद का मोबाइल नंबर भी लिखा गया था। पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। पुलिस अब विनोद का इंतज़ार करती है, शायद वो कहीं गया हो तो वापस आ जाए, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद में भी वो नहीं आता है। पुलिस को अब थोड़ा शक होता है। उनके पास अलीगढ़ का एड्रेस था ही, लिहाजा पुलिस की एक टीम अलीगढ़ के लिए रवाना होती है और अलीगढ़ के उस एड्रेस पर पहुंचती है। जब पुलिस अलीगढ़ पहुंचती है तो वहां पर एक और बुरी खबर इनका इंतजार करती थी। दरअसल वो एड्रेस फर्जी था। अलीगढ़ में कोई रामगली नाम की गली थी ही नहीं। अब पुलिस को समझ आ जाता है कि एड्रेस के साथ साथ इन दोनों के नाम भी फर्जी हैं और ये दोनों पति पत्नी भी नहीं हैं। पुलिस वापस पहाड़गंज के उस होटल में पहुंचती है और कमरे की फिर से तलाशी लेती है। चूंकि ये कमरा पुलिस सील कर चुकी थी, इसलिए जो चीज़ जहां पड़ी थी वो वहीं थी। काफ़ी कुछ तलाशी लेने के बाद में भी रूम में ऐसी कोई काम की चीज़ नहीं मिलती जिससे कुछ पता चल सके। अचानक इंस्पेक्टर साहब की नज़र टेबल पर पड़ी कुछ पूरियों पर जाती है। कुछ पूरियाँ खाई जा चुकी थी और कुछ अधूरी पड़ी थी। ये पूरियाँ एक कागज़ में लिपटी हुई थी। पूरियों को साइड में रखकर इंस्पेक्टर साहब उस कागज़ को गौर से देखते हैं। देखने पर पता चलता है कि वो कागज़ एक पेट्रोल पंप का बिल है, लेकिन वो बिल खाली है। उसमें ना तो नाम लिखा है, ना ही कोई अमाउंट लिखा है। बिल के ऊपर पेट्रोल पंप का नाम ज़रूर लिखा हुआ था, शहीद विजेंद्र सिंह पेट्रोल स्टेशन रेवाड़ी। पुलिस के पास और कोई लीड नहीं थी, इसलिए पुलिस ने इस पेट्रोल पंप जाने का फैसला किया, ताकि शायद अगर कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे केस में आगे बढ़ा जाए। पुलिस उस पंप पर पहुंचती है और उस पंप के मैनेजर को ये बिल दिखाती है। बिल देखते ही मैनेजर बोलता है कि हाँ, ये बिल हमारे पंप का ही है। मैनेजर जब बिल को ध्यान से देखता है तो थोड़ा चौंकता भी है। जब पुलिस पूछती है तो वो बताता है कि ये बिल है तो हमारे ही पंप का,
लेकिन इस बिल पर जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर तक हमारा बिल अभी तक पहुंचा नहीं है। और तो और ये सीरियल नंबर की बिल बुक तो हमने प्रिंट कराने का ऑर्डर दे रखा है जो कि हमें अभी तक डिलीवर नहीं हुई है। तो फिर ये बिल आपके पास कैसे आया? अब पुलिस भी थोड़ी हैरान हो जाती है। जो बिल अभी तक पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचा है वो पहाड़गंज के एक होटल रूम में कैसे पहुंचा? पुलिस को अब मामला कुछ समझ में आता है। पुलिस अब समझ जाती है कि शायद ये बिल उस प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है जहां उसको छपने के लिए ऑर्डर दिया गया था। पुलिस मैनेजर से उस प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस मांगती है। रेवाड़ी में ही एक प्रिंटिंग प्रेस है, उषा प्रिंटिंग प्रेस। पंप के बिल का ऑर्डर यहीं दिया गया था। पुलिस वहां पहुंचती है और प्रेस का मालिक मिल जाता है। पुलिस उसे सीधा बिल बताती है और पूछती है, ये बिल की प्रिंट की ऑर्डर आपको मिली है? तो वो बोलता है कि जी हाँ, इस पंप के बिल के प्रिंट के ऑर्डर मेरे पास ही आते हैं। इसके बाद पुलिस वो खाली बिल उसे दिखाती है और पूछती है कि जो बिल अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है वो पहाड़गंज के होटल में कैसे पहुंचा। अब प्रेस का मालिक भी परेशान हो जाता है। उसने बताया कि ये बिल तो अभी प्रोसेसिंग में है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये आपके पास कैसे पहुंचा? पुलिस प्रेस के मालिक से कहती है, कहीं ना कहीं यहाँ काम करने वाले किसी वर्कर ने इस बिल के पेपर को निजी उपयोग के लिए लिया होगा। पुलिस प्रेस में काम करने वाले सभी वर्कर्स से पूछताछ करती है और साथ ही वर्कर्स की हाजिरी का रजिस्टर भी चेक करती है। सारे वर्कर पाबंदी से काम करते थे, उनमें से कोई भी दिल्ली आया या गया नहीं था। लेकिन एक वर्कर था जो 3 दिन से गायब था। पुलिस जब उसके बारे में पूछती है तो प्रेस मालिक कहता है उसका नाम प्रमोद है और वो भागा नहीं, वो छुट्टी लेकर अपने गांव ईटा गया है, उसकी बहन की शादी है इसलिए। अब पुलिस सोचती है हो ना हो ये प्रमोद ही कुछ गड़बड़ है। पुलिस पहले से बहुत ट्रैवल कर चुकी थी, इसलिए पुलिस ईटा जाने से पहले उस जगह की तलाशी लेने का फैसला करती है जहां प्रमोद किराए पर रहता था। पुलिस प्रमोद के रूम पर पहुंचती है और बाकायदा मकान मालिक और पड़ोसी के कुछ लोगों की मौजूदगी में रूम को खोला जाता है। पुलिस अब तलाशी लेती है। उस रूम में तो कुछ और मिला नहीं, लेकिन उस पेट्रोल पंप के थोड़े बिल जरूर मिले और साथ ही एक पास के टेलीफोन बूथ के कुछ बिल मिलते हैं। जब पुलिस उस टेलीफोन बिल को खंगालती है तो पता चलता है कि ये सारे कॉल पंजाब के फिरोजपुर के एक टेलीफोन बूथ पर किए गए थे। अब पुलिस की एक टीम पंजाब के फिरोजपुर पहुंचती है और वहां के उस टेलीफोन बूथ मालिक से ये पूछती है कि ये फ़ोन किसके लिए आते थे। तब टेलीफोन बूथ का मालिक चेक करके बताता है कि ये फ़ोन पास के ही श्रीनिवास शर्मा जी के घर के लिए आते थे। पुलिस अब श्रीनिवास शर्मा जी के घर पहुंचती है। वहां श्रीनिवास जी से पूछा जाता है कि ये कॉल किसके लिए आते थे, तो शर्मा जी बताते हैं कि ये कॉल उनकी बीवी रेशमा के लिए आते थे। पुलिस रेशमा को बुलाने के लिए कहती है तो श्रीनिवास कहते हैं कि वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। पुलिस पूछती है कहाँ गई, तो श्रीनिवास बताते हैं कि कुछ महीने पहले हमारे घर में एक किराएदार रहता था। रेशमा और उस किराएदार के बीच में संबंध है। एक दिन श्रीनिवास घर से बाहर काम से गए थे और समय से पहले लौट आए तो उन्होंने रेशमा और उस किराएदार को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। तब उन्होंने रेशमा की खूब पिटाई की और उस किराएदार को भी पीटकर भगा दिया। जब श्रीनिवास ये सारी बात पुलिस को बताते हैं तो पुलिस सोचती है हो ना हो श्रीनिवास ही कोई कहानी सुना रहे हैं। लेकिन श्रीनिवास जैसे ही उस किराएदार का नाम बताते हैं पुलिस को यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहे हैं। वो किराएदार कोई और नहीं, प्रमोद ही था। प्रमोद यहाँ से रेवाड़ी चला गया और वहाँ प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगता है और वहीं एक रूम किराए पर ले लेता है। पुलिस अब ईटा पहुँचती है और वहाँ प्रमोद उन्हें आसानी से मिल जाता है। पुलिस प्रमोद से सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रमोद अब पूरी कहानी सुनाता है जो कि कुछ इस तरह से थी। श्रीनिवास का घर छोड़ने के बाद भी रेशमा और उसके बीच टेलीफोन पर बात होती रहती थी। फिर एक दिन रेशमा श्रीनिवास का घर छोड़कर रेवाड़ी उसके पास आ जाती है। दोनों रेवाड़ी में रहते हैं। कुछ दिन साथ रहने पर प्रमोद समझ जाता है कि वो रेशमा के खर्चे इतनी कम तनख्वाह में नहीं उठा सकता, क्योंकि रेशमा को आए दिन शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए होते थे। न देने पर दोनों में झगड़े भी होने लगे थे।
वहाँ श्रीनिवास तो पैसे वाले थे जो रेशमा की सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते थे, पर यहाँ प्रमोद एक मामूली सा नौकरी करने वाला जिसको कुछ पैसे अपने घर भी भेजने पड़ते थे। प्रमोद अब रेशमा से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन प्रमोद रेशमा से कहता है कि गांव में मेरी बहन की शादी है, वहाँ चलते हैं और शादी होने के बाद में अपन दोनों भी शादी कर लेंगे। अब दोनों ईटा जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन प्रमोद कहता है कि ईटा जाने से पहले अपन दिल्ली चलेंगे और दिल्ली से शॉपिंग करेंगे, उसके बाद में ईटा जाएंगे। रास्ते में कुछ खाने के लिए रेशमा पूरियाँ बनाती है और कागज में लपेट लेती है। दरअसल ये कागज वही पेट्रोल पंप के बिल थे जो पुलिस को उस पहाड़गंज की होटल में मिले थे। दोनों अब दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। दिल्ली में जाने के बाद में वो पहाड़गंज पहुंचते हैं और उसी होटल में रूम बुक करते हैं। जहां पर वो रूम बुक करते हैं तब उनका दोनों का नाम वो विनोद और नेहा बताते हैं। रात के समय दोनों रूम में सोते हैं, लेकिन प्रमोद पहले ही रेशमा को मारने की प्लानिंग कर चुका था। सुबह प्रमोद जल्दी उठता है और रेशमा को सोई हुई हालत में उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में प्रमोद नीचे उतरता है और मॉर्निंग वॉक के बहाने वहाँ से चला जाता है। प्रमोद उस रूम में कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता है जिससे पुलिस की पकड़ में वो आ सके, लेकिन एक इंस्पेक्टर के ज़हीन दिमाग की वजह से प्रमोद पकड़ा जाता है।